नमस्कार, मैं समरभूमि सुरेश शर्मा। सीपीआई माओवादी के दो बड़े गद्दार, जिसका नाम वेणुगोपाल उर्फ सोनू दादा है और दूसरा नाम रुपेश है। ये दोनों ने जिस तरह से गद्दारी करके सीपीआई माओवादी के तकरीबन 700 नेताओं से लेकर के कार्यकर्ता तक, जनता तक की हत्या करवाई है और पार्टी के बड़े से बड़े नुकसान को देने का काम किया है। गद्दारों के इतिहास में सबसे ऊपर इनका नाम लिखा जाएगा या लिखा गया है। ऐसे ही वक्त में बस्तर की भारत माता कही जाने वाली सोनी सोरी ने कई सारे सवाल उठाए हैं और इन सवालों पर उन्होंने सीधे सीधे इन दोनों नेताओं को कायर और गद्दार कहा है। इसके साथ ही राजू दादा की जो पत्नी हैं शांति प्रिया, राजू दादा वो हैं जो कि सीपीआई माओवादी के सेंट्रल कमेटी मेंबर थे और सोनू के इशारे पर उनकी हत्या की गई फर्जी मुठभेड़ के नाम पर। उन्होंने इन दोनों को गद्दार बताते हुए इनको थूकने का काम किया है और उन्होंने ये बताया है कि ये दो बड़े गद्दार, कायर और जनता को धोखा देने वाले हैं। आइए बस्तर में जो चल रहा है, जो भारत सरकार की सरेंडर पॉलिसी और हत्या का अभियान, इस पर सोनी सोरी का क्या बयान है और इनके साथ ही जो शांति प्रिया जो राजू दादा की पत्नी है उनका क्या कहना है और किस तरह से ये आक्रोशित होकर के इन दोनों ही गद्दारों को माफ़ ना करने की बात कर रही हैं। नहीं, माओवादी खुद लालच में आके दूसरों को जान को दाव में लग के उन लोग यहाँ लगा के उन लोग आके यहाँ सरेंडर होके ऐश करना चाहते हैं। ठीक है, वो मर के भी जिए हैं आज, हाँ, लेकिन उन लोग जी के भी मरेंगे, ऐश करेंगे, सुहाग रात मना रहे 70 साल के बूढ़े लोग, 60 साल के बूढ़े लोग आके बाहर में मनाएंगे। हम सोचे अब तक सिर्फ गवर्नमेंट ही इनके कत्ल का जिम्मेदार है, लेकिन अभी सुनते आ रहे हमने कि सिर्फ गवर्नमेंट ही वहाँ डीआरजी आदिवासी लोगों का लालच में लेके अल्लाह उन लोगों को मरवाए हैं सोचे हैं, लेकिन अपने ही वहाँ कोवर्ट पार्टी वाले ही जो 40-45 सालों से पार्टी में काम करके उन लोगों का लालच में आकर इस बुढ़ापे में ऐश करने के लिए कोवट बन के उनको मरवाया करके असली जिम्मेदार उन लोग भी है, ऐसा करके समझ में आया है। कोर्ट उसके इसीलिए कुछ नहीं किए, जब उनके इलाके में उन लोग थे, जंगल में भी इन लोग थे, तो भी उन लोग को क्यों मारने गिराया है। जब अभी 15 साल से जो आजाद है, जो यहाँ उड़ीसा जेल में सड़ रहे बेचारे, वो सरेंडर हो गया, तो उनको 15 साल से जेल में क्यों रखा गया है और इन लोगों को क्यों इतना सुख सुविधा देना चाहते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन लोग पूरा आप लोगों को उन लोग का तलवे चाट रहे हैं ना, इसीलिए ना ऐसी सरकार ऐसी माओवादियों को कोई इज्जत देगा जो जान गवाए है, जो अभी जान कुर्बानी करके वहां अभी भी जनता के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के सामने इसका जीना जो है, उन लोग का जीना भी एक जीना है, मरना चाहिए, डूब मर के चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसी कमीने लोगों को। हमारे रेड्डी दादा को याद करते रहेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, वो हमारे बीच में नहीं है, कभी मत कहिए, वो हमारे दिलों में है, हमारे हर जगह पे, बस्तर के हर कोने कोने, हर पहाड़ों में, हर इलाकों में, हर जीव जंतु में है, समा गया। हर कोई उसने इतिहास रच के जितने भी शहीद वो चले गए हैं, लेकिन उनकी याद है, उनका हमारे दिलों में है, हम कभी नहीं भूलेंगे। तो जब भी उनके लिए सोचा जाना है, इसी तरह भीड़ के साथ करनी चाहिए। और आगे आप लोग का रिश्ता, बस्तर का रिश्ता एक लड़ाई के लिए हुआ, जिसको हमको मजबूती करके एक दूसरे का दुख के लिए साथ खड़े होकर आगे लड़ना है ना। वहाँ पर अनगिनत लोग जो कमरेड को शहीद होना पड़ रहा है और वहाँ पर वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बस्तर को लूटने गए हैं, बस्तर को तबाह करने गए हैं, बस्तर के लोगों के आदिवासी को नुकसान करने गए हैं, ये मैं नहीं मानती और ऐसा है ही नहीं।
इसीलिए बस्तर जो जाएगा, बस्तर में जो देखेगा उसको पता चलता है कि ये लड़ाई कैसी होती है। और आज जितने भी कमरेड जो शहीद हो रहे हैं, तो क्या वो अपने कितने बार उनको खाना नहीं मिला होगा, कितने खतरों से लड़ाई किए होंगे, कितने। आज उनके वजह से फख्र से बोलती हूँ, इस बात का डर नहीं लगता कि आज जो पहाड़ में बचा है, जंगल बचे, सब बचे, कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। पार्टी का साथ हमारे आदिवासी का लड़ाई वो सर्वप्रथम से अपने खून की नदी बहाते आ रहे हैं उन जंगलों को बचाने के लिए। इस तरह से लड़ के वो लोग अपना जल जंगल जमीन बचाने के लिए। अगर आज अमित शाह कह रहे हैं कि 2026 में मतलब 31 मार्च को माओवादी खत्म हो जाए, वो कोई ऐसा तंत्र विद्या है क्या कि खत्म हो जाएगा? तो स्पष्ट तो करे, वैसे खत्म होगा। आदिवासी को कुछ ही नहीं रहा है। आदिवासी का जीवन प्रकृति से जुड़ा है, प्रकृति और आदिवासी दोनों एक है, पर्यावरण आदि। उसी तरह तीसरा में आना ये पार्टी भी आती है। तो आज बताइए, अगर सरकार और पार्टी दोनों के बीच में गठबंधन होता है या बातचीत हो रही है किस तरह का ना, तो आदिवासी कहाँ जाएंगे? आप लोग से मेरा सरकार जाएगा आदिवासी। क्योंकि आज रेड्डी दादा जैसे, कोसा दादा जैसे, रेणुका जैसे, कार्तिक जैसे, सुधाकर जैसे, ऐसे जैसे नमन जैसे, ऐसे अनगिनत जो थे योद्धा वो नहीं है, तो आज हम आदिवासी का क्या हो? पुलिस तो यही बोलती है, तो आप लोग सपोर्ट करते हो नक्सलवाद। तो नक्सलवाद की सपोर्ट है जो आदिवासी के लिए लड़ रहे हैं, जंगल की लड़ रहे हैं, हम उसका सपोर्ट करते रहे। उसके बदले में अगर हमको नक्सल होने का तख्ता देते हैं तो दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम खेलने को तैयार है। 2026 में 31 मार्च को मतलब खत्म होगा ये नक्सलवाद। तो ऐसा कभी नहीं होगा और खत्म होगा ही नहीं। ये कागर युद्ध आता है, कभी सर्वा जुड़ों को चालू कर दे, इससे कागर युद्ध इसलिए खत्म नहीं होगा, मतलब नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। क्योंकि एक चीज मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, थोड़ा सा है, अब इस तरह से करेंगे तो क्यों खत्म होगा? ये आदिवासी का हाल है। इस तरह से कीड़े मकड़े लगा के देंगे तो कैसे खत्म हो गए, देख लीजिए। तो अमित शाह तो वहाँ बैठ के बोल रहे हैं ना कि इस मैं नक्सलवाद को खत्म करूंगा। नहीं हो सकता। जुल्म करना खत्म करने हमारे आदिवासी के अंदर में कीड़े डाल के क्यों दिया जाता है, उनको फर्जी एनकाउंटर क्यों किया जाता है? तो ये नहीं करनी चाहिए। और अभी जो हुआ है एनकाउंटर कोसा दादा को लेकर, रामचंद्र रेड्डी का, ये भी फर्जी है। सरेंडर नीति में भी मैं आपसे शॉर्टकट में एक सवाल पूछा, कितने लोग को सरेंडर कर रहे हैं, नौकरी कहाँ से देंगे? मेरे को तो ये लगता है कि कल के दिन कंपनी वहाँ खुल जाएगी, इन्हीं लोग को वहाँ पर नौकरी दे देंगे। यही सरेंडर लोग, जो लोग उसी जल जंगल जमीन के खिलाफ लड़ते थे, कल वो लोग कंपनी के साथ तैयार हो जाएंगे। फिर मेरे आदिवासी कहाँ जाएंगे? मेरे आदिवासी किसको आवाज देंगे, कैसे लड़ेंगे? ये गलत है। ये सरेंडर की नीति का जो बोल रहे हैं गलत इसलिए क्योंकि आदिवासी के लिए सरकार नहीं सोच रही है। बड़े बड़े माओवादी के जो कमरेड लोग हैं जो कर रहे सरेंडर, वो भी नहीं सोच रहे, अपना चीज सोच रहे, अपने लिए सोच। नक्सल के नाम से जो कागर युद्ध जो अपनाए थे अमित शाह जी और हमारा विष्णु देसाई और विजय शर्मा ने, बहुत ही पूरा देश भर में अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक फैलाया गया था। कागर युद्ध में नुकसान किसका हुआ? सबसे आदिवासियों का हुआ। मतलब सरकार अलग अलग तरीके से आदिवासियों को खत्म करने के लिए ये सारा चीजें हाथ रखता है। कभी कागर युद्ध बोलेगा, कभी नक्सल के नाम से आदिवासी को मारेगा, ये चीज चलते जाता है। और अब देखिए मतलब रामचंद्र रेड्डी और कोसा दादा को, इनको तो पकड़ के मारे ना, ये बात हम भी कहते हैं, पूरा बोलते आ रहे हैं। जिनको पकड़ा जाता है उनको कोर्ट में ले जाइए, जेल में ले जाइए, लेकिन उनको पकड़ के मारने का अधिकार कौन दिया? कैसे क्यों उसकी हत्या किए जाते? तो क्या है ना, तो इसीलिए हम थोड़ा सा ताकत कहाँ से आती है? सरकार एक हत्यारा है, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार जो है एक हत्यारा है और आदिवासी को भी निर्दोष आदिवासी को भी नक्सल के नाम से हत्या कर रही है। और ये सब चीजें होता आ रहा है। और रामचंद्र रेड्डी का जो तरह से आज सुप्रीम कोर्ट तक केस गया और 26 दिन तक लाश रखे, लेकिन एक बार भी उनको दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश हमारा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नहीं किया। तो एक इंसानियत नाम का चीज भी नहीं है। एक संविधान की बात करता, सरकार खुद इनलीगल तरीके से गुंडागर्दी कर रही है हमारी छत्तीसगढ़ सरकार। और तीसरा जो आप लोग ने सवाल पूछा था सरेंडर, तो मेरा इधर आज रुपेश की हर जगह पर एक इंटरव्यू आते जा रहा है, हर दिन उनका नया नया इंटरव्यू हो रहा है। एक सोनू दादा करते हैं। अब पहले तो हमारे जितने आदिवासी की तेसी बने थे तो इज्जत के साथ सम्मान के साथ सोनू दादा रुपेश दादा बोलते थे। आज मेरा सवाल उनसे है, अगर ये सरेंडर करने से पहले आदिवासी का क्या होगा? सरकार से भी मेरा सवाल है कि अगर ये सरेंडर तो कर लिए बच जाएंगे, लेकिन वो आदिवासी कहाँ जाएंगे जो कंधे से कंधे मिला के हमेशा पार्टी के साथ मिलकर लड़े? पार्टी भी आदिवासी के साथ मिलकर लड़ी। उस जल जंगल जमीन
तो मेरा सवाल ये है, आज रुपेश दादा जो आए हैं सरेंडर करे, और जो वो बोलते हैं मैं सरेंडर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकार तो बोल रही है सरेंडर किया है। और सोनू दादा, अब उन लोग से और सरकार तीनों से मेरा एक सवाल, तो क्या आज बस्तर में जो पहाड़ों को छीनना सरकार बंद करेगी क्या? ये सवाल का जवाब। वहाँ का जल जंगल जमीन छीनना बंद करेगी क्या? लड़ाई खत्म हो गई क्या? पूंजीपति को हमारे पहाड़ देना बंद करेगी, माइनिंग देना बंद करेगी, अडानी जैसे लोग वहाँ नहीं आएंगे, इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट नहीं आएंगे। सरकार इस तरीका स्पष्ट नहीं किया। साथ साथ रुपेश दादा को और सोनू दादा स्पष्ट करे कि आदिवासी के लिए इतने सालों तक एक माओवादी पार्टी बन के दोनों कंधे से कंधे मिल के लड़के कुर्बानी हमने भी खोया है। हमने अपने भाई को खोया, माँ को खोया, पिता को खोया, हर तरह से छोटे भाई बहनों को उस जगह में खोया है बस्तर में। हम लोग के आदिवासी ने भी बहुत कुर्बानी दी, लेकिन ये लोग जिस तरह से आज एक दल पे दल बना के सरेंडर कर रहे हैं, तो मेरा सवाल है, अगर ये लोग के सरेंडर कर रहे हैं तो मेरा एक ही है कि हमारे जल जंगल जमीन बच जाएगा क्या? क्या सरकार से ये लोग ऐसा बात किए हैं कि अब आदिवासी का जंगलों को छीनना बंद करो, आदिवासी के पहाड़ों को छीनना बंद करो, आदिवासी इलाके में कंपनी लगाना बंद करो, आदिवासी में जितने कैंप है उनको वापस लो, जितने फोर्स है उसको भी वापस लो, नया कैंप मत लगाओ? ये सब क्या बातचीत हुई है क्या? इन जो सरेंडर बड़े जो केंद्र कमेटी के मेंबर्स लोगों से मेरा सवाल, अगर सबकी आजादी है, वो अगर अपना आना चाहते आ सकते, लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई के बाद अचानक सरकार के सामने जाके इस तरह से बातें करना, और उन आदिवासी का क्या हुआ जिन आदिवासी हम सलवा जुड़ों से सहते आ रहे हैं, कितने हजारों आदिवासी। और कागर युद्ध में भी छोटा मोटा नहीं हुआ है। उस कागर युद्ध में क्या हुआ, 31 लोगों को उनको पकड़ के मारा गया, और उस पहाड़ से उन लाशों को कीड़े तक लगा के हमको दिया गया। तो अब वहाँ पर भी लोहा कहाँ है? खरे गुट्टा में जो है लोहा है, उस लोहा के लिए वहाँ पर एक कागर युद्ध का नाम देके उस पहाड़ को हाईजैक करना चाहती है सरकार। बैलाडीला को ऐसे कर पूरे पहाड़ों को। तो हमारा साफ सुथरा सवाल है नीतीश से भी, सोनू दादा से और सरकार से भी, पहले ये तय करे हमारे आदिवासी का जल जंगल जमीन पूरी तरह से दे रहे हैं क्या, और अभी कभी वहाँ पर पूंजीपति पुराने नहीं देंगे क्या? तो इस तरह की बातें हुई है, तब हम मानेंगे ना। ये सरेंडर जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं या आदिवासी के लिए? बोल तो रहे हैं कि हम आदिवासी की तेजी हैं। संविधान मतलब 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची को लागू कराने के बाद मूलवासी बचाओ मंच को जो प्रतिबंध हो तो हटना ही था। 1 साल का सरकार ने किया था प्रतिबंध, 1 साल तो आ ही गया है, यही समय को हटना था, वो प्रतिबंध हट जाएगा। जैसे मूलवासी बचाओ मंच से जितने लोग जेलों में है तो उनकी निःशर्त रिहा होगी क्या? कई तरह का हमारे पर भी सवाल है। खाली ऐसा नहीं होता, ये लड़ाई माओवादी और सरकार की नहीं है, ये लड़ाई आदिवासियों की है। जल जंगल जमीन में जो लोग रह रहे हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं, उनकी भी लड़ाई है। और उस लड़ाई का दिशा को कहाँ लेके जा रही है सरकार, और जो सरेंडर जो कर रहे हैं वो बड़े बड़े लीडर, उनको भी सोचना होगा। क्या आज हम जो शिकार हुए हैं किस लिए हुए हैं? मैं भी तो टीचर थी, मैं टीचर रह के आज इतना आज तक लड़ रही हूँ। क्यों लड़ रही हूँ? पता आज मेरा नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ खत्म करने के बाद भी अपने जल जंगल जमीन हम के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या मुझे डर नहीं है? मौत का डर नहीं है? मेरा रोजी रोटी का डर नहीं है? मैं कैसे जी रही हूँ, कैसे वो कर रहे, मैं किसको बोलूँ? लेकिन हमने इस युद्ध में, इस युद्ध भूमि में, इस मैदान में लड़ने के लिए सोच किया है, तो हम तब तक लड़ते रहेंगे। जब तक हम जिंदा है तब तक लड़ेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि आज हमको खाना नहीं मिला, भूखे हैं, तो हमको बेरोजगार हैं, हमको कुछ नहीं हो रहा, तो हम लड़ना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, हम तो लड़ेंगे। लेकिन रुपये दादा तो उस बात को समझ में, सोनू दादा समझना। लेकिन आप लोग के माध्यम से बार बार एक चीज बोल रहे हो, क्या वहाँ का पुलिस बल हटेगी? अब नया कैंप नहीं लगना चाहिए, रेलवे वहाँ नहीं खुलना चाहिए, अडानी जैसे लोगों को अब वहाँ का पहाड़ देना बंद कर रहे हैं। ये सारा विजय शर्मा और अमित शाह और मोदी से। मैडम, अभी आप एक हैदराबाद गई थी, वहां पर रामचंद्र रेड्डी और कोशा जो माओवादी संगठन के बड़े नेता हैं, सीसी मेंबर थे, जिनको हाल ही में पुलिस फोर्स ने मुठभेड़ में मारने का दावा किया था, उनकी स्मृति सभा में गई थी। वहां पर वो आपने मीडिया से रूबरू हुई और बयान दिए। क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये लोग जो सशस्त्र माओवादी है बस्तर के आदिवासियों के दिलों में राज करेंगे?
जी हाँ, मैं गई थी। मतलब मैं स्मृति सभा में गई, कोशा दादा और चंद्रशेखर रेड्डी दादा के उसमें जाके मतलब मैंने जो बातें कहा, ऐसे बहुत से बातें मैंने कहा है। और मेरा जो बयान है, जो आप लोगों ने सवाल कर रहे हैं कि आपने वहाँ ऐसा कहा, तो मेरा कहने का ये था कि कोशा दादा रामचंद्र रेड्डी को दादा को मतलब बस्तर कभी नहीं बुला पाएगा। बस्तर की जनता भी नहीं बोलेगी। वहाँ का हर पर्यावरण, हर जल जंगल जमीन, जो पेड़ से लेकर हर जगह उनको नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि उनकी इतनी लंबे समय तक हथियार बंद लेके उन्होंने लड़ाई फाइट किया है। मैं हिंसात्मक को कभी समर्थन नहीं करती हूँ, उससे मैं हमेशा पहले भी बोला है। पर फर्क कितना है कि उन्होंने एक बंदूक लेके लड़ा, लेकिन इसका मतलब उसको भूलेंगे कैसे? अच्छे में हो या बुरे में, तो वहाँ की जनता बस्तर कभी उनको नहीं भुला जा सकता। वो हमेशा याद अपने दिलों में रख के किया जाएगा। तो कुछ लोग मतलब अपने दिल में अच्छे के लिए करेंगे, कुछ लोग अपने दिल में बुराई के लिए करेंगे, लेकिन उनका नाम तो नहीं मिटा जा सकता ना, क्योंकि उनकी जो जाने हैं, उनकी जो मतलब खून है इस बस्तर की उस मिट्टी में समा गया है। एकमात्र उनके एक शब्द ले जाने से क्या, लेकिन पूरी तो जीवन उनका यहाँ गुजरा ना। जैसे मेरे साथ जो हुआ है, इतना सरकार ने मेरे को कैसे निवस्त्र किया, कैसी नंगाई किया, किसे करंट शॉट किया, 4 जेलों में रख के मेरा इतना यत्ना ही करके मेरे को इस साल में छोड़ दिया। तो क्या मैं छत्तीसगढ़ सरकार का जो भाजपा सरकार गवर्नमेंट में जो मेरे साथ हो, क्या मैं भूल जाऊं? तो मैं तो नहीं भूलूंगी ना, क्योंकि उस शासन काल में मेरे साथ हुआ। वैसा ही इन्होंने भी जो भी शस्त्र बल लेके लड़ाई किया है, तो मेरा कहने का वही मतलब था कि उनको कभी नहीं भुला जा सकता। आज भी मैं बोल रही हूँ, नहीं भूलेंगे उनको। कैसे भूलेंगे? कोई अच्छे में याद करेगा, कोई बुरा में याद करेगा। आखिर उन्होंने हथियार बंद लेके लड़ा ना। अगर उनको ये कहेंगे कि नहीं वो हथियार लेके लड़े हैं, वो गद्दार है, वो बेकार है, वो बहुत ही ऐसा बेरहमी से हत्या किया, ऐसा में तो सरकार की तरफ से भी हुआ। इस लड़ाई में दोनों तरफ से हुआ है। ये माओवादी की तरफ से भी हमारे आदिवासी का नुकसान हुआ है, सरकार ने भी आदिवासी को खात्मा किया है, माओवादी ने भी मुखबिरी के नाम से खात्मा किया। तो दोनों तो इसके जिम्मेदार हैं ना, सरकार माओवादी के हमारे आदिवासी के दोनों जिम्मेदार हैं। निर्दोष होते हुए भी मुखबिरी के नाम से उन्होंने भी किया, ये इन्होंने सरकार भी इस तरह बेरहमी से हत्या की। तो मैं अगर एक बात बोल रही हूँ कि रामचंद्र रेड्डी और कोशा दादा को नहीं भुला जा सकता, आज भी बोल रहे, नहीं भूलेगा बस्तर कभी। यहाँ का पेड़, यहाँ का जमीन, यहाँ के लोग कभी नहीं भूलेंगे उनको। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं सशस्त्र माओवाद को समर्थन कर रहे हैं इस बात को बोल के? नहीं, क्यों? मैं उनके मतलब एक समर्थन हिंसात्मक का जो लड़ाई किया है और हत्यार का, तो उसका कभी मैं समर्थन नहीं करूंगी। लेकिन एक इंसान जो रामचंद्र रेड्डी और कोशा दादा, एक मानव जात है, वो उसके यहाँ शहीद हो चुका है, यहाँ उसकी मतलब खत्म हो चुका, उसको मार दिया गया, जो भी है यहाँ हुआ, तो वो एक इंसान की खून है, तो उस पर बात कर रही हूँ। अगर मरने के बाद भी उसको ये बोलना कहाँ तक सही है कि वो बहुत बड़ा हत्यारा है और वो ये बहुत ही ऐसा क्रिमिनल का वो काम किया, ऐसा बोलना कहा? वो तो मर चुका है। एक मृत्यु होने के बाद उसका स्मृति सभा में अगर मैंने उसको बोला, तो वो गलत कैसा हो सकता है? क्या स्मृति सभा में क्या मेरे को क्या करना चाहिए? क्या उसको क्या गाली देना चाहिए था कि उनको क्या बोलना चाहिए? तो ये मैं अगले वाले सवाल पूछता हूँ, क्या गाली देना चाहिए कि कोशा दादा ऐसा है और क्या बोलने से रामचंद्र रेड्डी ऐसा इतना खूनी है, ये बोलने से क्या खुश हो जाएंगे क्या? लेकिन वो एक मरा हुआ व्यक्ति को अब मैं क्या गाली दूं, क्या करूंगी? मेरे नजरों में जो लगा मैंने कहा, और अभी भी मैं बोल रही हूँ। तो ठीक है, रामचंद्र रेड्डी का इतना सुप्रीम कोर्ट तक केस चल रहा है, वहां से केस चल रहा है, अभी भी बंद नहीं हुआ है। तो जब हाई कोर्ट को बोला गया दोबारा पोस्टमार्टम के लिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वहां पर जो भी सुनवाई उसके अनुसार होगा। लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट क्या किया, उसको दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश भी नहीं दिया। 26 दिन तक मतलब यहाँ लाश को रख के उनको वापस ऐसे दिया। वो कौन सी मानवता थी, कौन सा होता? इसलिए वो माओवादी है, इसलिए उनको कुछ नहीं देना चाहिए। तो माओवादी से पहले एक इंसान भी तो है। वही चीजें यहाँ हमारे आदिवासी के साथ भी हो रहा है, क्या नहीं हो रहा आदिवासी के साथ? तो मेरा कहने का ये, मैं कोई हिंसात्मक को समर्थन नहीं करती हूँ, ना मैं करूंगी, ना मैं कभी ऐसा नहीं। हथियार से लेके जो लड़के जो आ रहे हैं, तो उस व्यक्ति का भी हम विरोध करना बोलने से, अभी जैसे चीजें जब लड़ते हैं, हम मारते हैं माओवादी का, जब जिंदा रहेगा तो हम तो विरोध करते हैं ना, गलत किए हैं, गलत हो रहा है। माओवादी को भी, मुखबिरी को ऐसा नहीं मारना चाहिए, माओवादी ने भी गलत। जब सरकार बोलती है किसी को हत्या करते, सरकार ने भी गलत किया। वो तो मैं सरकार को भी बोलते हूँ, माओवादी को बोलते हूँ, मैं दोनों पक्षों को हमेशा बोला है। आप न्यायालय की बात कर रहे हैं, न्यायालय में उस तरीके के तथ्य नहीं आ पाए, या न्यायालय को नहीं लगा कि रीपोस्टमार्टम होना चाहिए? जो पोस्टमार्टम हुआ उसको उन्होंने सही माना, आप न्यायालय पे सवाल खड़े कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है? देखिए,
जब रामचंद्र रेड्डी और कोशा दादा का एनकाउंटर का बात किए, लेकिन वो भी मेरे लिए बड़ा सवाल है कि वो एनकाउंटर हुआ ही नहीं है। आज भी मैं खुलेआम बोल रही हूँ, क्योंकि दो व्यक्ति को इतनी बड़ी फोर्स कैसे मार सकते, उसके बीच में इतनी बड़ी मुठभेड़ की बात दिखाया जाता है और उसमें मुठभेड़ 2 ही व्यक्ति मारा जाता है, बस इतना ही है। और जब उनके परिवार को सूचना दिया गया है कि आपके पिता को, आपके पति को इस मुठभेड़ में मारा गया, बाकायदा सूचना दिया गया नारायणपुर से, और वो लोग वहाँ से निकल के आ रहे हैं, तो आने के बाद पोस्टमार्टम का अर्थ क्या होता है? पोस्टमार्टम का अर्थ होता है कि उनका परिवार आ जाते हैं, उसके सामने एक बार बॉडी दिखाते हैं, उसका पंचनामा करते, उसके बाद जो अपना पोस्टमार्टम करना था। जब मैं खुद उनके परिवार के साथ थी, क्योंकि उसके परिवार से मेरी दोस्ती कैसी हुई, उनकी माँ रामचंद्र रेड्डी की पत्नी से मेरा कैसा मिलाप हुआ, वो तो जेल में हुआ, क्योंकि मैं जेल गई थी तो उस जेल में मेरे भी बहुत हालत खराब थे। मेरे भी उस दौरान उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरे कपड़े से लेके, साबुन से लेके, खाने से लेके बहुत सारा चीज किया। लेकिन इस तरह से मेरे रिश्ते बन चुके थे, मैं उनके साथ थी। क्या नाम था उनका? जिसको मालती भी बोलते हैं और शांति प्रिया भी बोलते हैं, ये दोनों नाम से वो जानी जाती है। तो मैं उनके साथ थी, वो बोल रही है मैं आ रही हूँ। तो क्या पोस्टमार्टम करने से पहले क्या परिवार को उनके डेड बॉडी, उनके परिवार को उनका दिखाना जरूरी नहीं था क्या? बिना उनको कहे बिना उनका पोस्टमार्टम करें। लेकिन उसके बाद और एक सवाल आया है कि नहीं हम इतने घंटा नहीं रख सकते, तो हम बोलो घंटा पूरा कहाँ हुआ है, उतना उससे पहले पहुंच तो गए। अगर उन्होंने ये भी एक मैसेज कर देते कि इतना घंटा को लाश को नहीं रख सकते इसलिए हम पोस्टमार्टम तत्काल कर रहे हैं, ये कोई सूचना नहीं दी है, और वो इतना दूर से अपने पति का पोस्टमार्टम होगा, ये सब होगा, मेरे को सपोर्ट करना चाहिए शासन प्रशासन को, करके तो आई। लेकिन उसके बाद जब हम गए तो बोलते हैं ना पोस्टमार्टम में गए, वहाँ पर आपके पति का लाश है, ले जाओ। तब उन्होंने कहा ये कैसा पोस्टमार्टम है, दोबारा पोस्टमार्टम कराऊंगी, क्योंकि वो मेरा पति है नहीं है, मेरे को दिखा है नहीं, कुछ नहीं, ऐसे करके हुआ ना। तब जाके हाईकोर्ट लगा, हाईकोर्ट ने उसका फैसला नहीं देने से सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद फिर हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने वो किया, फिर हाईकोर्ट ने क्या किया, दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कोई अनुमति नहीं दिया, वो लाश को ऐसे ही रखा गया। लेकिन मेरा अभी भी सवाल यही है कि पोस्टमार्टम हजारों लोगों का बिना बताए ऐसे कैसे होता है? कहीं से भी मार के लाएंगे, एक बार तो परिवार को दिखाना पड़ता है ना, जो लोग 30-40 साल से रामचंद्र रेड्डी को नहीं देखे, जो भी है। तो अब वो रामचंद्र रेड्डी है या नहीं है, ये कौन प्रूव करेगा? उसका परिवार करेगा ना, और उसका परिवार को दिखाना चाहिए, पंचनामा होना चाहिए, फिर पोस्टमार्टम करना चाहिए। ये रामचंद्र रेड्डी की सवाल नहीं है, यहाँ के आदिवासी का भी सवाल है कि बिना परिवार का पोस्टमार्टम क्यों करते हैं? उनको पहले दिखाना चाहिए ना, दिखा के पोस्टमार्टम करना चाहिए, तो क्यों नहीं किया जाता है? उसी पे तो हमारा सवाल था। आप स्मृति सभा में गई थी, वहां पर एक सवाल ये भी है कि वहां पर कौन कौन लोग जो आए हुए थे, क्या कुछ बड़े नाम थे? कौन कौन लोग थे, कुछ नाम है कुछ याद? मेरे को याद नहीं है, लेकिन उसका मैं नाम का जो एक लिस्ट है जो आए थे, जो मेरे पास भेजा गया, तो उसमें कौन कौन मंच में आएंगे तो वो चीजें मैं दे सकते हैं। पर रामचंद्र रेड्डी का परिवार तो था ही, जैसे शांति प्रिया वगैरह रहे वो तो रहेंगे ही, और बाकी और लोग भी तो संगठन से लोग कुछ लोग आए थे। जिन लोगों ने अभी हाल ही में समर्पण किया है, वेणुगोपाल राय या फिर सीसी मेंबर रूपेश हो, क्या इनके परिवार से भी कोई लोग वहां पर पहुंचे थे? उस जगह पे देखिए कोशा दादा का परिवार आया हुआ था, और वेणु जो सोनू दादा, राव की सोनू दादा, जो वहाँ उनका परिवार मिली नहीं, पर आ रहे बोले, पर उस समय मैंने मुलाकात नहीं हुआ मेरा। बस्तर में लगातार समर्पण चल रहे हैं, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, और बड़े बड़े माओवादियों का मारे जाने का दावा पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। और उस समय आप देखा जाए एक तरीके से कहीं ना कहीं मोरल रूप से सपोर्ट कर रही हैं। आपको नहीं लगता कि बस्तर शांत होना चाहिए? मैं बिल्कुल चाहती हूँ बस्तर शांत हो जाए। जो हम बचपन में जो बस्तर देखे थे, खेलते थे, नाच गान सब करते, वो बस्तर आज भी मैं एक उम्मीद रखती हूँ बस्तर वापस आए। और मैं जो सरेंडर हो रहे उस नीति के जो चीजें जो गलत तरीके से होगा तो मैं जरूर विरोध करूंगी। जो सरकार बार बार ये कह रही कि हम मतलब सरेंडर भी कर रहे हैं, इतना ऑपरेशन कर रहे हैं, जिससे हम बहुत कामयाब की ओर जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय से लेके सब जगह ये चर्चा है कि अब मतलब भाजपा सरकार ये मतलब बस्तर में जो माओवादी का इतना बड़ा सालों की जो इनके जो माओवादी संगठन थे, उस लड़ाई युद्ध में कागार युद्ध का नाम से हर तरह का करके हम सफल हो रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो मैं मान रहा। और मैं कहीं पर भी सरकार ने अगर बस्तर को एक उस टाइप का बस्तर, शांति का बस्तर बनाना चाहती है तो मैं उसका कभी मतलब विरोध नहीं करूंगी। मैं तो समर्थन में खुश हूँ कि सरेंडर होना चाहिए। मैं इस बात को नहीं बोल रही कि सरेंडर मत करें, उनकी अपनी आज़ादी है, सरेंडर करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरेंडर कर रहे हैं आज बड़े बड़े लीडर,
चाहे रुपेश के हो, सोनू दादा हो, और भी अन्य बड़े मतलब केंद्र के मेंबर कमेटी के लोग जो सरेंडर कर रहे हैं, उनसे मेरा ये सवाल है, क्या वो लोग इतने साल तक जंगल में रह के बंदूक के दम दिखा दिए कि बंदूक से हम सबको न्याय दिला सकते हैं, बंदूक से आपका जल जंगल जमीन का हक दिला सकते हैं, बंदूक से हम लोग ये सब, उन्होंने भी तो अपनी तरफ एक विश्वास पे इतने साल से जुटे हुए थे ना जंगलों में। तो क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता है कि जब वो सरेंडर करने से पहले आदिवासी उस जनता को, जंगल में रहने वाले उस पब्लिक को ये बताए कि भाई आप समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, या फिर सरकार की आक्रमण बहुत तीव्र गति से हमारे ऊपर इतनी बढ़ चुकी है, आप सरकार से साथ हम टक्कर लेना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। तो इस परिस्थिति में हम अपनी रणनीति बदल सकते हैं, और बदल के हम कैसे बदलेंगे वो नहीं बताएंगे, पर रणनीति बदलेंगे। तो आप लोग इसका गलत मत सोचिए, और आप लोग के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप लोग के ऊपर किसी प्रकार आक्रमण नहीं होगा, आप लोगों की ज़िंदगी में कोई भी ऐसे मतलब वो नहीं आएगी, जैसे दिक्कतें नहीं आए। कुछ भी तो उनको समझाना चाहिए ना जनता को। लेकिन आज मेरे पास भी तो फोन आ रहा है, मेरे को भी तो लोग बोल रहे हैं, तो रुपेश दादा सरेंडर करें सोनी दीदी, तो मैं बोली सरेंडर नहीं किया। वो तो बोल रहे हैं ना मैं सरेंडर नहीं किया हूँ, मैं शस्त्र मतलब उसका विराम दिया, शस्त्र बल का विराम दिया हूँ कर, वो बंदूक रखे हैं, लड़ाई को अभी बनाए रखें, ऐसा बोल रहे हैं रे। तो बोलते हैं ये क्या बात हुई, ऐसा थोड़ी ना होता है, वो तो जाके सरेंडर ही तो किए है ना। लेकिन उसके बाद बोल रहे हैं कि नहीं गांव में आने वाला है रुपेश दादा, ये सोनू दादा गांव के अंदर घुस जाएंगे, और उसके बाद हम लोग का क्या होगा, कैसे होगा जब। तो मैं बोलो क्यों आएंगे गांव के अंदर, नहीं आएंगे गांव में घुस के क्या करेंगे, वो तो सरकार के साथ अगर वहां पर रह रहे हैं तो नहीं आएंगे। मैं बहुत समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उनका कहना यही है, पहले भी देखो सलवा जोड़ो मुआ तो एसपी लोग कैसे करे, उसके बाद डीआरजी में कितने माओवादी सरेंडर हुए, वही आके हमारे गाँव में आके हमारे हमको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जेल ले जा रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, सब दुनिया कर रहे हैं। अभी फिर रुपेश दादा भी अगर सरकार के साथ मिल जाएंगे तो वो भी वापस आएंगे, तब तो हमारा और दुर्गति है। हम ना सो पा रहे, ना जी पा रहे, रह पा रहे हैं। रात काल में हमको नहीं, कुत्ता भी भौंकता है तो ऐसा लगता है कहीं आ तो नहीं गए, कोई ऐसा तो नहीं होगा। मतलब डर और भय और दशक की जिंदगी कौन जी रहा है, आदिवासी जी रहे हैं। तो आदिवासी को ऐसा जिंदगी जीने के लिए मजबूर कौन कर रहा है, ये जो सरेंडर नीति वाले भी, सरेंडर करने वाले भी सरकार की नीति नहीं कर रहे। तो इसको आदिवासी से बाहर निकाले ना, कि सरकार भी उनको इस बात का पूरी तरह से उनको एक विश्वास दे, उनको ये बोले कि सरेंडर माओवादी जरूर कर रहे, लेकिन वही माओवादी यहाँ आके इस तरह आप लोग पर अटैक या उनका जरिया लेके हम आपको कुछ नहीं करेंगे। सरकार भी नहीं बोल रही है, माओवादी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मेरा तो रुपेश और सोनू दादा से यही कहना है ना कि जब जन अदालत हमेशा हर जगह, आप सबको पता है कि कुछ भी अगर बस्तर में किसी भी प्रकार का गलती होता था या कुछ बात ऐसा मुखबिरी के नाम से हर तरह के, तो हमेशा क्या कहा जाता था, जनता तय करेगी। हर बात में क्या होता है, ये क्यों घटना हुआ, जनता का फैसला था, जनता तय करेगी, जन अदालत में जनता तय करे। तो क्या इस सरेंडर के नीति को, सरेंडर करने वाले के ऊपर भी क्या जनता से इन्होंने पूछा क्या, जनता को बोले क्या, जनता के एक बार उनसे करीब पूछे क्या। तो जनता का अधिकार क्यों नहीं है, सबसे ज्यादा जनता में रहने वाले उन आदिवासी बच्चे सबने कुर्बानियां दी हैं। तो मेरा सवाल आज भी वही है, मैं समर्थन के खिलाफ नहीं हूँ, सरेंडर करे, सरेंडर करने वाले से मैं क्यों उनके, सरकार अगर उनको लगता है कि ऐसा करने से बस्तर में शांति आ सकती है तो वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे करने से बस्तर के जंगल में रहने वाले आदिवासी कितना डर और दशक और कितना उस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, उसके बारे में सरकार तो सोचे। वो तो डरे हुए हैं। सरकार का दावा है कि अबूझमाड़ पूरी तरीके से खाली हो चुका है, उत्तर बस्तर के पूरे माओवादियों ने समर्पण कर दिया है। और जो माड़ कभी जो है ना माओवादियों की राजधानी के रूप में देखा जाता था, सशस्त्र माओवाद के रूप में देखा जाता, अब जो है ना वहां पर आदिवासी स्वच्छंद विचरण कर सकेंगे, अपनी स्वच्छंद जीवन जी सकेंगे। कैसे देख रही हैं? अगर ये बहुत अच्छी बात है, सरकार ने दावा कर दिया कि पूरा माड़ क्षेत्र में माओवादी पूरे बाहर आके, जो बचे कुछ माओवादी थे वो मैदानों में आ गए हैं, और अब सरकार के उसके उनके छत्र छाया में आ चुके हैं। ठीक, ये तो बहुत खुशी की भी बात है कि माओवादी अपना आके सरकार के साथ है। और क्या वहाँ के आदिवासी का क्या, आदिवासी के लिए क्या सोच रहे हैं, आदिवासी का विकास कैसा करना चाहिए। तो इस बात में तो बहुत खुशखबरी है कि अब तो मैं जाके, आप ही लोग मीडिया वाले ने पूछ रहा है सवाल, तो मैं कल जाके बता दूंगी। तो हमको ये पता चला है अब दोबारा कैंप नहीं लगेगा ना, और कैंप जो लगा है उसको वापस ले रही है क्या सरकार,
और देखिए जो मतलब बोल रहे माड़ क्षेत्र में पूरा माओवादी का मतलब निकल गए, बाहर आ गए, ये कहीं ना कहीं डर था। सलवा जुड़ुम से जो बिखरा है लोग, अनगिनत मतलब जनसंख्या में परिवार बिखर चुका है। क्या सरकार उन सलवा जुड़ुम के कैंपों में, जैसे अपना जंगला में भी है और ये कार्ली के पास कासोली पे है भी है, और बहुत जगह है जो अनगिनत जगह पे अभी भी है। मैं जब चलते फिरते रहती हूँ तो बोलते हैं कि हमारा जमीन ना दीदी इंद्रावती के उस घाट पे है, उस जगह पे है, रेखाबाया में है, वो मतलब उधर का जो गाँव का नाम लेते रहते हैं उस क्षेत्र के। तो लेकिन जाते क्यों ना, कैसे जाएंगे, माओवादी का डर बोलते थे। तो क्या सरकार से मेरा सवाल है, जो लोग उन लोग पूरे निकल के इधर बाहर आ रहे हैं, तो क्या इनको वापस उनका जो जमीनें हैं और उनके घर हैं, उनके सब कुछ को उनको हक दिला देंगे क्या? ये तो अच्छी बात है ना, उनको वापस वहाँ जाके बसना चाहिए। जब माओवादी का वहाँ पूरी तरह से निकल चुके हैं, तो सलवा जुड़ुम में जो इतने साल से वो भी अपना कितने चीज़ों को खो के इधर बसे हैं, छोटी सी झोपड़ी बना के ये सब कर, अगर वो परिवारों को भी अगर वापस सरकार वहाँ ले जाके बसाती है, उनके 30 साल 20 साल 10 साल से वो लोग उससे बेघर होके जी रहे हैं, उनको वो चीज़ मिल जाएगा। सरकार तो इसी तरह का बस्तर चाहती है ना, सरकार को यही तो मंजूरी है ना। तो सरकार से मेरा सवाल है, क्या सरकार उन जो सलवा जुड़ुम से जो बिखर गए, मतलब बिखर के जगह जगह में जहाँ जहाँ लोग सेटल हुए, उनको वापस उस जगह में बसाएगी क्या? उनको घर बना के देगी क्या? उनकी जिंदगी को दोबारा मतलब बनाने के लिए उनके लिए पूरी तरह से उनको सहायता देगी क्या? ये भी होना जरूरी है। जब बोल रहे हैं कि पूरा खाली हो चुका है, तो उस खाली जगह में इनको वापस मेरे आदिवासी को शिफ्ट कर दे, तो फिर पहले जैसा बस्तर बनेगा। एक जगह का ये तो रूप दिखा दे तो हम मानेंगे। ये तो बहुत अच्छा सरकार की नीति, बहुत है, सरेंडर की नीति अपना ली है, तो ये भी नीति अपना ले। मैडम, सरकार ने समर्पण को लेकर नीति बनाई हुई है, तमाम सारी सुख सुविधाएं दे रही है। इन लोगों ने अपना 2005, 2004, 2006 में घर छोड़ा है। अब वहां पर इनकी खेती बाड़ी है, बकाया घर द्वार तो कहीं बचा नहीं। आप हमसे बेहतर जानती होंगी इन सारी चीजों को। तो समर्पण की नीति जो है, उनको घर देना, द्वार देना, नौकरी देना, उनकी सुरक्षा करना, तो इन लोगों को भी तो खतरा बना रहा। अब उनका घर द्वार, तो इनके लिए तो बड़ा मुश्किल होगा ना वहां जाना। देखिए जो सरेंडर किए हैं, सरेंडर करने के बाद ये सरकार उनके लिए क्या बातें हुई, कैसे हुई, वो सरेंडर के बाद क्या करने वाली, ये बात तो सार्वजनिक भी तो नहीं है ना, पता भी तो नहीं चल रहा है कि वो वापस जैसे डूंगा के लोग हैं, रेखावाया के लोग हैं, उधर के जो जितने गांव के लोग हैं जो सरेंडर के, वो वापस जाना चाहते हैं, जाके फिर अपने जिंदगी में बसेरा करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। इस बात को स्पष्ट हुआ का, इसी बात को मैं बोल रही। बस मेरे को ये खबर आ रहा है कि वो हथियार छोड़ के आएंगे, ऐसा उनका परिवार इंतजार कर रहा है, उसका परिवार इंतजार कर रहा। तो मैंने यही कहा कि भाई अगर आ जाएंगे तो उनके लिए दिक्कत नहीं होगा, उनको फिर से माओवादी और ये भले एक क्षेत्र का माओवादी मतलब आ रहे हैं ना, तो दूसरा और भी लोग हैं, तो उनके लिए खतरा नहीं होगा। तो लोग यही बोल रहे हैं, क्यों खतरा होगा, इधर तो पूरा माओवादी ने तो जो भी बात करके चले गए ना, तो सरेंडर करने के बाद आएंगे, क्योंकि हैदराबाद वाले तो हैदराबाद चले जाएंगे, तो हमारे बस्तर के लोग बस्तर में, फिर हम अपने गांव क्यों लौट के नहीं आएंगे? आना भी चाहिए। तो अगर उनके ऊपर क्यों आक्रमण होगा, किस बात की लड़ाई होगी? जो भी होगा हमारे परिवारों के बीच में मतभेद हो सकता है, उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। ऐसे बातें आ रही है, लेकिन कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये बातों को सरकार को और सरेंडर जो कर रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा। और पहली बार सरेंडर जो किया है वो अभी तक क्यों स्पष्ट नहीं कि वो जो अभी 200 लोग आए हैं उसमें तो 150 के लगभग तो अपने आदिवासी, 150 से ऊपर आदिवासी हों, तो कहाँ जाने वाले हैं? वो गाँव जाने वाले हैं, नहीं जाने वाले हैं, कहाँ रहने वाले हैं? सरकार तो दिन बोल दिए विजय शर्मा जी वगैरह इनके लिए इतना एकड़ जमीन देंगे, घर देंगे, घर बना के देंगे। तो ये चीज तो पहले भी हुआ है सलवा जुड़ुम में भी। सलवा जुड़ुम समय भी क्या बोले, कुछ लोग माओवादी की तरफ चले गए, कुछ लोग सरकार की तरफ आए, उनके लिए घर बना के दिया, छोटे छोटे घर, कितने दो राशन पानी बांट के उनका एक जिंदगी कुछ सालों तक चला है। उसके बाद कितना बेघर हो गए, कितने मर गए, कितने को मार दिया गया। तो क्या अभी जो सरेंडर जो कर रहे हैं इनके ऊपर खतरा नहीं है क्या? इसका स्पष्ट हुआ ही कहाँ है? स्पष्ट भी तो नहीं हो रहा है कि अभी जो सरेंडर किए हैं वो लोगों का जिंदगी कैसे होगा, उसका जीवन पूरा अंत कैसे अच्छे से जी पाएंगे, नहीं पाएंगे, गांव जाएंगे, नहीं जाएंगे, इसका पूरा एक मतलब उस पे ला के सरकार खड़ा कर दिया। बस सरकार तो सीधा बोल दे इनका पुनर्वास करेंगे। कहाँ कहाँ जमीन देंगे पुनर्वास? शहरों में कहाँ? ये बस्तर खाली आदिवासी का नहीं है, ये बस्तर पूरे मतलब यहाँ जितने भी बस्तर है उस बस्तरवासी का बस्तर है, यहाँ के मूलवासी का बस्तर है। तो अगर ये कह रहे हैं कि उनके लिए हम पुनर्वास देंगे, जमीन कहाँ का जमीन देंगे? अरे भाई उनके पास ऑलरेडी जमीन है, जो लोग सरेंडर किए हैं ऑलरेडी जमीन है,
सब कुछ है, तो वो वापस जाके बिना डर बिना भय बिना उससे अपनी जमीन में खड़े होके जिंदगी जिएंगे या नहीं जिएंगे, जिएंगे तो कैसे जिएंगे, इसका स्पष्ट तो करे सरकार। वो कर ही नहीं रही है। तो रुपेश का तो ये है कि आज यहाँ है तो कल हो सकता आंध्रा चले जाए, अपने परिवार के पास चले जाए। अब वो उसका अपनी मतलब आज़ादी हो, क्या करेंगे। वो तो एक सक्षम व्यक्ति है, बोलने में सक्षम, हर चीज में सक्षम, तो उसकी तो बारे में अपन को सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे जो अपने जो आदिवासी है, बस्तर के जो लोग हैं माओवादी के संगठन में भाग लिए थे, उनके लिए चिंता करने की विषय बन चुकी है ना। 31 मार्च 2026 तक माओवाद को समाप्त करने का दावा सरकार कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो और चाहे वो राज्य सरकार हो। एक डेडलाइन तय कर दी गई है, उस डेडलाइन की दिशा में सरकार के कदम भी आगे बढ़ते दिख रहा है। और आपको भी दिख रहा है कि एक इलाका पूरी तरीके से सरकार इस बात का दावा कर रही है कि हमने खाली करवा दिया है। अभी आपको क्या लगता है कि कितना समय और लगेगा समर्पण में, इनकी गिरफ्तारियों में, या यहाँ बस्तर में शांति को लेकर? देखिए, अमित शाह जी, मोदी जी ये सब बार बार बोल रहे हैं 2026 में 31 मार्च के माओवादी खत्म होंगे, और मैं बोलती हूँ माओवादी खत्म नहीं होगा। ये मेरा मतलब मेरा जवाब रहता। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार और स्टेट सरकार वो एक ही चीज़ कह रही है ना, माओवादी खत्म, माओवादी खत्म। लेकिन मेरा उनसे एक सवाल है, अगर ये चीज़ों का हम भी चाहते हैं, या माओवादी और बंदूकधारी और इस तरह का बारूद, गोला बारूद, आग की लड़ाई नहीं लड़ना, बस्तर को एक शांति की जरूरत है, बस्तर को हरियाली की जरूरत है, वो चीज़ होना भी चाहिए। तो आप ही लोग के माध्यम से मैं सरकार से सवाल कर रही हूँ, अगर उस चीज़ को एक समर्थन करने से और इस तरह से होने से क्या माओवादी कैसे खत्म हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आदिवासी का जो जल जंगल जमीन पहाड़ है, बस्तर वासियों का जो पहाड़े हैं, वो पहाड़ों को क्या लेना बंद हो जाएगा का? अडानी या जिंदल कई तरह की कंपनियों को देना सरकार बंद करेगी क्या? और उनके हक अधिकार जो आदिवासी का उसको सुरक्षित रूप से उनको देगी क्या? पैसा कानून यहाँ लागू होकर उसका पूरी तरह से निभाया जाएगा, उसका पालन किया जाएगा क्या? ऐसे कई, इस बार उनको बात ही नहीं कर, इसको भी टॉपिक में होते हैं ना, तो मेरा पूरा 100% विश्वास है कि ये शांति जरूर होगी, बस्तर हरा भरा से भर जाएगा। लेकिन वो बात आ नहीं रही है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। अगर नक्सलवाद आज बंदूक को रख दिया, देखो मैं हमेशा बंदूक के साथ नहीं हूँ, मेरा उनसे कोई लेना देना, बंदूक की लड़ाई पे मैं कभी भरोसा नहीं करती हूँ, वो मैं हर जगह कई बार बोली हूँ। लेकिन बंदूक लेके कौन कर रहा है? माओवादी अपना सरेंडर कर रहे हैं बंदूक के साथ, ठीक। लेकिन बिन बंदूक लिए भी तो आदिवासी, हम जैसे लोग तो हमेशा विचारों पे लड़े ना, हमेशा ये तो नहीं, हमको किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ी, हमारी विचारिक क्रांति ही हमारे लिए सब कुछ हथियार था। तो आज आदिवासी का जब पहाड़ छीना जाएगा तो क्या नहीं लड़ेंगे? उनके ऊपर कितना जुल्म होगा पहाड़ों के लिए, जल जंगल के, तो सरकार उसको स्पष्ट तो कर दे। जो इतने कैंप, फिर माओवादी इधर सरेंडर भी हो रहे हैं तो कैंप क्यों नहीं लग रहा है? नया कैंप का क्यों स्थापना हो रहा है? क्यों वो कर रहे हैं? जो यहाँ पर बोला जरा बैला डीला को देखो, अपन कर्रे गुट्टा को देखो, और यहाँ हमारा मतलब बोलना चाहिए बोधघाट को देखो, ये सारा जो चीजें सरकार नजर गाड़ी है, उस चीजों को सरकार क्या लेगी नहीं? अगर लेना भी है तो हमको एक अधिकार दिया गया, पेशा कानून, ग्राम सभा, वो सारा चीजें करके कभी आदिवासी सरकार बात की क्या? चलो खाली एक माओवादी का टॉपिक लिया है, माओवादी सरेंडर करो, नहीं तो मारे जाओगे, नहीं तो जेल जाओगे, नहीं तो तुम्हारा बख्शेंगे नहीं, तुमको छोड़ेंगे नहीं, ये बहुत बात। लेकिन आदिवासी के लिए भी तो बोल दे कि हम भी आपके बस्तर को किस रूप में देना चाहते हैं, आप लोग के लिए हम क्या करना चाहते हैं। आपका अगर पहाड़ लेने से पहले पूरी नियमता से होगा, ग्राम सभा होगा, आप लोगों की मर्जी से लिया जाएगा, यहाँ का जो भी विकास होगा, और आदिवासी का आप सबके बस्तरवासी से पूछा जाएगा, जिस इलाके में रोड बनाना है, रोड बनाना है, पुलिया बनाना है, पहाड़ लेना, तो उसको पूछा जाएगा, मीटिंग होगा, ग्राम सभा, सारा चीजें होगा, उस तरह से एक संवैधानिक रूप से ही विकास होगा। आप लोग चिंता मत करो, ये कोई बात आदिवासी के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? अभी ना माओवादी कर पा रही है, ना सरकार कर पा रही। ये जो रुपेश बार बार बोल रहे हैं कि हम शस्त्र बल को विराम दिए हैं, लेकिन हम आदिवासियों के लिए लड़ेंगे। पर कैसे लड़ेंगे? किस तरह से लड़ेंगे? मूलवासी बचाओ मंच के संगठन, मूलवासी बचाओ मंच के प्रतिबंध हटा भी लेंगे, उस बैनर तरह लड़े तो क्या मिला? सर के गुड़ा में मूलवासी बचाओ मंच का बैनर से संवैधानिक रूप से लड़े, तो ना तो वहाँ के जो सिंगेर में जो मरे हैं, जो वहाँ पर उनके खून गिरा, उनको ना न्याय दिला सके, तो संवैधानिक रूप से लड़ रहे थे ना हम, ना न्याय दिला सके, बल्कि आज मेरे भाई बहन जेल के अंदर है।
वो लीडर लोग अंदर है। तो उन्होंने क्या किया, वो तो कोई बंदूक नहीं लिए थे। तो ऐसे लड़ने वाले को भी सरकार माओवादी के नाम से ही अंदर कर रही है और करके रखा है। और आज आसानी से माओवादी उनके सामने सरेंडर कर रहे हैं तो उनको गले लगा के अपने सीने से लगा के शाबाशी दे रहे हैं। तो मेरे आदिवासी क्या बिगाड़े थे, तो उनको भी तो सोचे। तो उनका तो कोई कसूर भी नहीं था, उनको तो नाय भी नहीं। कितने सर के गुड़ा देखो, एड्समट्टा देखो, तो मतलब इधर और एक है एड्समट्टा का भी हुआ है और सर के गुड़ा का भी है और सिलंगेर का भी है। तो कब कहाँ से आदिवासी कभी न्याय मिला, कब मिला, कैसे मिला? तो मेरा तो यही सवाल, इस लड़ाई में सिर्फ दो ही को क्यों ले रहे हो? तो आदिवासी के भी जेल जंगल, बस्तरवासी का भी इसमें बात जरूरी है, उनके भी विचार जानना जरूरी, उनके मन में क्या चल रहा जरूरी है। आज मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं इतने सारे जुल्मों को सहते 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 यहाँ पहुँच गई हूँ। आज कई लोग मेरे को बोले आप इतना बड़ा आवाज उठा रहे हो तो कल दिन फिर सरकार आपको घेरेगी। ये भी बोला गया सरकार घेरेगी, आपके ऊपर अटैक करेगी, तब क्या करोगे? तो मैं बोली क्या बोलने वाले कोई ऊपर करेंगे क्या? मैं जो बोली मैं क्या गलत बोले? सरकार भूल गई होगी आदिवासी के लिए, तो मैं सरकार को याद दिला रही हूँ आप सिर्फ 2 जन की लड़ाई नहीं, आदिवासी की लड़ाई। आदिवासी के बारे में भी सोचिए। अगर आप इतना ऐसा बस्तर बनाना चाहते हैं तो ऐसा करिए, तो आपको बस्तर आपको भी नहीं भूलेगी, याद करेगी कि वो जो भी अमित शाह था या मोदी थे और उसके शासनकाल में इतना अच्छा बस्तर को लाए, आदिवासी के हित के लिए सोचे, आदिवासी के लिए हक के लिए सोचे, आदिवासी का हर चीज़ों को उनको उनके अधिकार के रूप में लेने की बात कहे, बल्कि वो याद करेंगे, भूलेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी और अमित शाह से हमारा कोई ऐसे लड़ाई है। भाई हम लड़ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो जहाँ गलत होता है वहाँ बोलते हैं। मैडम देखो, एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है इस देश की, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस बंदूक से तो हासिल नहीं होने वाला। इस बात को तो रूपेश ने, वेणुगोपाल राव ने अपने हथियार डाल के स्पष्ट कर दिया है कि बंदूक से कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप अपनी हर बार अपनी बात करती हैं कहीं ना कहीं। चलिए ठीक है, आपके ऊपर यातनाएं हुई, आपने जो कष्ट झेला है वो कहीं से भी जो है ना ये स्वीकारोक्ति नहीं मिल सकती उसकी। लेकिन सच भी यही है कि उसी लोकतांत्रिक तरीके से आप इसी न्यायालय से, इसी देश के न्यायालय से बाइज्जत बरी हुई हैं। बंदूक की तो बस्तर में जगह नहीं होनी चाहिए। क्या कहें? ये हम भी बोलते हैं, अगर दोबारा बंदूक नहीं लाना है बस्तर में तो बंदूक आया कैसे? बंदूक का यहाँ लड़ाई कैसे चालू हुआ? तो आदिवासी के पास तो कोई हथियार नहीं थे ना, तो लेकिन आदिवासी अंग्रेजों के समय से लड़ते आए हैं। वो आदिवासी आज भारत के मतलब देश के एक, वो भी एक नागरिकता के लोग हैं। लेकिन ये बंदूक का उत्पन्न कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, ये भी तो सोचने की जरूरत है। तो मैं तो ये कह रही हूँ ना कि बंदूक से बस्तर जल चुका है। बंदूक की लड़ाई से हजारों लोगों की मौतें हो चुकी है, चाहे वो बंदूकें सरकार की भी हो, वो बंदूकें नक्सल की भी हो। बंदूक की लड़ाई को खात्मा करके, बंदूक के जो शस्त्र बल को विराम देके एक लोकतंत्र तरीके से लड़ने की जो बातें कह रहे हैं, और हम भी तो लोकतंत्र तरीके से ही लड़ने की बात कह रहे हैं ना। तो फिर ऐसा लड़ाई कैसे आएगा, कैसे होगा, किस तरह से सरकार उसको मानेगी? तो हमारे पास जो हथियार है जो लड़ने के लिए लोकतंत्र तरीके से, जैसे हमारा ग्राम सभा है, 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची की, उसका पालन करेगा क्या सरकार? तो बंदूकों की जरूरत ही नहीं है। बंदूकों को हमने कभी चुना भी नहीं है ना। मेरे बस्तर के आदिवासी भी नहीं बोले कि बंदूक से लड़ना है। वो तो यही बोलते हैं ना कि हम अपनी बातों को रख के लड़ेंगे, अपने हमारी बात को सुनो इस तरह। अब आज के डेट में रुपेश दादा ने भी और जो सोनू दादा ने भी ये बातें कह रहे हैं कि उनको इतने लंबे समय के बाद समझ में आया कि बंदूक अब रख देना चाहिए और बंदूक से कोई भी मतलब लड़ाई जीती नहीं जा सकती। इससे सिर्फ खून और मानवता का नहीं नुकसान है, चाहे इधर से मार उधर से मार। इतने लंबे समय के बाद इनको एक याद आया, तो वही चीज़ों को फिर बस्तर के घने जंगल की जनता को क्यों नहीं समझाए? इस बंदूक से अब लड़ाई जीता नहीं जा सकती, इस बंदूक से आपकी हक नहीं मिल सकती है। हमको लोकतंत्र तरीके से ही लड़ना पड़ेगा। इसीलिए हम अपने रास्ते बदल रहे हैं, और अब रास्ते बदल के फिर हमको आपकी लड़ाई कैसे करना है, आपको खुद को भी इस लड़ाई को लोकतंत्र तरीके से लड़ना है। कभी भविष्य में कभी ये मत सोचे कि बंदूक आप लोगों को ये इंसाफ देगा या आप लोगों के लिए न्याय करेगा, ये आपको हक दिला। बंदूक से सिर्फ खून जा सकता है, हत्या हो सकती है, और बंदूक से इतना गोला बारूद से सिर्फ हमारा बस्तर उस आग से जल सकता। हमको बस्तर को जलाना नहीं है, बस्तर को दोबारा बस्तर को वो सारा बड़ा बस्तर में पैदा करना। ये बातें फिर क्यों नहीं बोले सरेंडर के लोग भी, जो सरेंडर कर रहे हैं बड़े बड़े लीडर, तो सीधा उठ के चले जाना। और ये कहाँ तक का सही है बताइए? तो हम भी तो कभी नहीं चाह रहे हैं ना। आज हम भी इस बात के लिए बोल रहे हैं कि ठीक है, अच्छी है। तो इसका जो जनता जो जनता हमेशा क्या सबसे ज्यादा खोया किसने?
आदिवासी ने खोया, बस्तरवासी ने खोया, तो क्या उनका अधिकार नहीं है? वो तो आज पूछ रहे हैं ना, ये हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे? वो इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं कि नहीं बंदूक वाले हमारे साथ रहना चाहिए, बंदूक लेके हमारे लड़ रहे थे तो लोग क्यों गए। ये सवाल नहीं, सवाल ये है इतने साल तक का बंदूक लेके लड़ रहे थे, बंदूक लेके यहाँ पर चल रहे थे, अचानक वो लोग अपना जो रणनीति बदले। तो ये एक बार भी हमको भी नहीं बताए, ठीक से बताए नहीं कि अब बंदूक की लड़ाई क्यों नीचे बंदूक को रखना चाहिए और कौन सी लड़ाई पे हमको लड़ना चाहिए। ये बातों को भी जनता तक का पहुंचाना चाहिए ना, तो जनता भी सोचेगी नहीं इस बंदूक से बहुत नुकसान हो रहा था, बस्तर जल रहे थे, लोग मर रहे थे, लोगों की हत्या हो रही थी, दोनों तरफ से उतनी फायर होके एक हो रहा था, तो हमको ये लड़ाई को दिशा बदल के एक दिशा इसमें ला के कड़क, तो इसको वो करना था, तो ये क्यों नहीं किए। मैं तो यही बात बोल रही हूँ ना, मेरा पूरा कहना का मतलब यही है कि लोकतंत्र तरीके से लड़ेंगे भी तो कैसे लड़ेंगे, कैसे वो करें। अब उसी तरीके से लड़ रहे थे तो कितने लोगों को आदिवासी को जेलों में बंद किया जा रहा था, तो क्या उस तरह से हम लड़ेंगे? मान के चलो तो उस लोकतंत्र तरीके से फिर से एक लड़ाई होगी, तो क्या सरकार दोबारा अरेस्ट करके जेल नहीं भेजेगी? नहीं भेजेगी ना, भेजना भी नहीं चाहिए। पहले तो नक्सल का ही नाम दे के भेजते थे ना, नक्सलवाद का समर्थक कर रहे हो जेल जाओ, इधर रैली निकाल रहे थे नक्सली ने भेज दिया है जनता को, तो उनको लीडरों को पकड़ो जेल भेजो। और जो भी हम चाहे अडानी के खिलाफ लड़े, नंदराज के खिलाफ लड़े, निको कंपनी के खिलाफ लड़ा गया, और बहुत सारे ऐसी कंपनियों के खिलाफ जब भी लड़ते थे एक एक महीना तक, तो हमेशा हमारे ऊपर क्या दाग लगा था, ये नक्सली की वजह से हो रहा है, नक्सली की वजह। तो अब नक्सली पूरा आ ही रहे हैं, तो अब दोबारा अगर कोई कंपनी आएगी उसके खिलाफ अगर हमारा रैली प्रदर्शन जुलूस आएगा, तो तब तो ये बातें तो नहीं बोलेगी ना सरकार कि अब नक्सल समर्थक है या नक्सली भेजें, नक्सली तो पूरा खत्म हो रहे हैं। तो हमारे लिए तो अच्छी बात है ना कि लोकतंत्र तरीके से लड़नेंगे उस लड़ाई को, तो उस पर सरकार ये पुलिस बल के द्वारा हम पर जुल्म करना बंद करना होगा, और सीधा सरकार और आम आदिवासी के साथ ही सरकार को बात कर, उसके बदले में नहीं कि डंडा डाल के फिर हमको वो जो कैंप में जो पुलिस वाले हैं, फोर्स हैं, वो फिर बाद में हम ही को रोकने के लिए वो ना करे। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। और जब पूरा खत्म हो जाएगा, अमित शाह बोल रहे हैं, अगर जिस दिन अमित शाह जी ने बोले 2026 31 मार्च को पूरा माओवादी खत्म हो जाएगा उनके कहे अनुसार, तो उनसे मेरा भी सवाल है, तो ऐसा में तो पूरी जो फोर्स है जो जंगलों में पड़े हैं, कैंप लगा के रखे हैं, वो सब कैंप भी वापस होगा क्या? फोर्स भी वापस है, तब फिर ना मेरे जो आदिवासी भाई बहन लोग हैं, जो बहनें नदी नाला में जो नहाते आते हैं, तो उनके ऊपर ड्रोन छोड़ के उनका छेड़छाड़ का, उनके नहाने की वीडियो लिया जाता था, बहुत सारी चीजें बस्तर में हो रहा, वो सारा चीजें फिर ठीक हो जाएगा, फिर फोर्स ही नहीं रहेगी। वो जंगल में वही है, जल जंगल जमीन हमारा है जो बोलते हैं, तो पूरा उनका हो जाएगा। तो जब चाहे कपड़ा हम नदी में नहाए या बाहर नहाए या घूमे फिरे, तो कोई छेड़छाड़ भी नहीं होना चाहिए। फिर देखिए, आप जवानों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कुछ घटनाएं हुई हैं, ये भी सच है कि हाँ कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन नक्सलियों ने भी जवानों का बहुत खून बहाया है, एक तरफा बात तो नहीं की जा सकती। अब दूसरा सवाल ये है कि एक धड़ा ने समर्पण कर दिया, दूसरा धड़ा जो अभी जंगलों में है, चाहे वो हिड़वा जैसा बड़ा नाम हो, चाहे वो देवजी हो, चाहे दामोदर हो, चाहे चैतू हो, चाहे गणेश हो, एक धड़ा अभी भी ये बोल रहा है कि जिन लोगों ने समर्पण किया है वो गद्दार है, इनको सजा दी जाएगी। आपका जो अभी एक धड़ा जो जंगल में बचा हुआ है उसके लिए क्या संदेश है? कैसे बस्तर को शांत कराने का आप प्रयास करेंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज का भी अपना दायित्व है इस बस्तर के लिए। कैसे इस बस्तर को शांत कराया जाएगा और उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, मैं इनके लिए ऐसा कोई संदेश नहीं दूंगी, लेकिन मैं बल्कि इनके लिए मेरा तरफ से सवाल रहे, चाहे गणेश उइके की बात हो, इड़मा की बात हो और देवा की बात हो, और भी जो कैडर बड़े बड़े नेता मतलब माओवादी कैडर लोग हैं, इधर रुपेश है, सोनू है, तो मेरा यही तो बात है कि जब ये लोग ये सब रणनीति बनाने से पहले इनके बीच में कोई अच्छी मध्यस्थता क्यों नहीं हुई? एक पार्टी सरेंडर करता है तो दूसरा बोल रहा है गद्दार है, तो भैया वही तो उन्हीं के पार्ट में से दो लोग अलग हो जा रहे हैं, तो उसको एक दूसरे पे गद्दार है वो ये किया, मतलब जैसे रुपेश ने कई तरह का पत्र, कई तरह का मतलब अपना इंटरव्यू दे के बता रहे हैं, और ये बताने की जरूरत क्यों पड़ती है? रुपेश को नहीं पड़ता ना। तो यही चीजें जो जंगलों में रह के, तो उन लोग एकता के रूप में क्यों सरेंडर के लिए आगे नहीं बढ़े? तो वो गलत नहीं होता। अब एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो जो जंगल में रहने वाले आदिवासी का क्या होगा?
तो वो बोलेंगे, वो लोग आदिवासी को बोलेंगे वो लोग गद्दार है, उनकी बातों पे नहीं आओ, वो बोलेंगे। या शहर में रहने वाले वो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, हमने जो किया शस्त्र बल छोड़ के हमने ऐसे लड़ने का तय किया है, आप लोग उनकी बातों पे मत आओ। तो क्या आदिवासी कोई कठपुतली है क्या, खिलौना है क्या है? तो इस तरह की जो चीजें हैं। अब जो बातें जो सरेंडर के लिए, देखो एक माओवादी पार्टी बहुत बड़ी एक संगठन है, एक पार्टी है, तो उनको वापसी में ये बातों को चर्चा कर लेनी चाहिए थी, चाहे केंद्र से लेके वो है जैसे हमारे जैसे बसवा राजू की बात आ रही, बहुत सारी बात है। तो इन लोग क्या एक दूसरे के लिए, इतना तो इनका नेटवर्क बुरा नहीं था, कितनी होने ये लोग आपसी में बात क्यों नहीं किए? आपसी में बात करके उनको अपने हिसाब से तय कर लेनी चाहिए थे। तो कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है कि मतलब ये माओवादी के बीच में गुटबाज हो रहा है कि आधा इधर है आधा उधर है। तो जो सलवा जुड़ों में हुआ था वही चीज माओवादी में हुआ। सलवा जुड़ों में क्या हुआ था, एक गांव है, उस गांव में कुछ अटैक हुआ तो कुछ माओवादी के पास चले गए, कुछ सरकार के पास आए, तो उसका लड़ाई का नतीजा कितना नरसंहार हुआ उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लगा पाओगे? जब दो भागों में बढ़ गए, आधा आदिवासी सरकार की तरफ आए, आधा आदिवासी नक्सल के तरफ। उसके बाद किसका गला कट रहा था, किसके घर जल रहे थे, सेम टू सेम उसी टाइप का स्थिति इन दोनों में क्यों, ये इस माओवादी में ऐसा क्यों होने की जरूरत थी? सरेंडर करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। तो दोनों के मतलब ये पार्टी में एकता क्यों नहीं है? जब माओवादी पार्टी की एकता ही में इतनी गड़बड़ी हो रही है तो मेरे को तो चिंता होगा ना मेरे आदिवासी। अब क्या, अभी देखो विजय शर्मा जी पूजा किए जमीन, मतलब वहां पर कुछ निर्माण करने के, उसके बाद मेरे 2 आदिवासी को मार दिया गया। क्यों मारे? मेरे को सतीश से और सोनू दास से ये सवाल है, क्यों मारे? आखिर उन्हीं के पार्टी के लोग ने मारा ना, मुखबेरी के नाम से मारे, जो भी मारे आखिर मार दिए ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और यही जवान लोग जैसे 2 अक्टूबर को एक गमपुर के रहने वाला एक आदिवासी को उसकी माँ के सामने ले जाके कत्ल कर दिए। उसकी माँ मेरे को रो रो के बता, मेरा बेटा मेरे से छीन के ले जाके कत्ल कर। तो आदिवासी सिर्फ मरने के लिए, जेल जाने के लिए क्या है? देखो पुलिस में भी मेरे बहुत सारे आदिवासी हैं, पुलिस के मतलब जो जवान है वो भी कोई किसान है, आदिवासी है, तो भी, लेकिन वो तो गलत रहा है। सबसे पहले इनका डिसीजन, माओवादी पार्टी का जो डिसीजन है, जो ये लोग ने जो निर्णय किए हैं वो सही नहीं है। इस निर्णय से मेरे आदिवासी का नुकसान होगा, बस्तर वासियों का नुकसान होगा, क्योंकि पूरा का पूरा आप लोगों ने बोला ना कि गणेश के चरीड़मा देवा और भी कितने काडर के माओवादी हैं, तो उनको आप ज्यादा बोलेंगे तो सरकार उनको ढूंढ के मारेंगे। ढूंढ के मारने वाली बात नहीं, पहले रुपए जब आ सकते हैं, सोनू दादा आ सकते हैं, तो इनके बीच में बात नहीं हुई क्या? बिना बात करें तो ये कहाँ तक सही है? एक एरिया को माओवादी से पूरा बोल रहे हैं, बाबूजमाड़ क्षेत्र पूरा माओवादी का गढ़ था, वो सफाया हो रहा है, वो पूरी तरह खाली कर दिया जाए। अब कितना विभाग बचा है, कितना बचा है? दक्षिण पश्चिम दुनिया वो बोलते हैं ना, वो सब बचा है। तो फिर तो मेरा यही कहना, इसका नुकसान किसको भरपाई करना पड़ेगा बताओ? अंत में एक सवाल और है कि आप जिस तरीके से बात कर रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, और आप ये बोल रहे हैं कि एक पक्ष बचा हुआ है और सलवा जुलूम की तरह 2 भागों में नक्सली बढ़ गए हैं, और इससे नुकसान जो है सिर्फ आदिवासियों को होने वाला है, जो लोकल स्तर के आदिवासी हैं। इससे निपटने के लिए कोई सामाजिक स्तर पे कोई रणनीति बनाने का प्रयास करेंगी, या क्या आपका आगे पहल रहेगी? किस तरीके से इस नरसंहार को, जो 2 गुटों में नक्सली बट गए हैं, उसको कैसे रोका जा सके? देखिए उसका एक तरीका है, सरकार हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, इसमें देखो सभी लोगों का दायित्व होना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ता भी और मीडिया भाई लोग भी, और जो गांव में रहने वाले जो जनप्रतिनिधि, सबकी सलाह में पहले भी ये बात कहा। तो ये चीजों को क्यों सरकार लेना नहीं चाहती? टेबल टॉप बात कर लेना चाहिए, जो चीज हो रहा है गलत नहीं हो रहा है क्या? आज रुपेश और सोनू दादा अगर सरेंडर करने के बाद दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा है, वो गद्दार बोल रहा था, ये कुछ लिख रहा है, वो कुछ, यही हम तमाशा देखते रहे। लेकिन आदिवासी के लिए या बस्तर को ठीक करना है तो बस्तर वासियों की जरूरत है, बस्तर लोगों के लिए साथ खड़े। एक सोनी अकेला इस बात का निर्णयदायक नहीं ले सकती है। जो मेरे को समझ में आ रहा है इसका आगे भविष्य में क्या हो सकता है, उसका मैं विश्लेषण करके आप लोग को बता रही हूँ। तो उसके लिए सरकार क्यों नहीं सोचती है? मैं तो एक आदिवासी हूँ ना, बस्तरवासी हूँ ना, तो हमारा सरकार तो हम पर भी भरोसा नहीं करेगा। बहुत लोग हैं उन पर भरोसा नहीं करेगा। पूछना चाहिए। अभी तक रुपेश और सोनू दादा सरेंडर करने के बाद चलो मीडिया भाई हो या कौन सा सरकार ये अबूझमाड़ क्षेत्र में घुसा है, उनसे पूछे तो
कि वो लोग सरेंडर करने के बाद आप लोग का जिंदगी का शैली क्या हो रहा है, आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं, खुश हो कि नहीं हो कि डरे हुए हो, क्या हो। और इधर वाली पब्लिक से जाके पूछे वो लोग सरेंडर किए तो आप लोग के मन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किस बात को डर लेके चल रहे हैं। अगर वो बोलेंगे नहीं सरेंडर करके ये लोग हमें पोपराटे करे तो फिर सरकार उनके अंदर में जाके समझाइश करे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, ऐसा है तो कोई बात। अब देखो आधे इधर आ रहे हैं सरकार की तरफ, आधे जंगल में है माओवादी। अब सरकार बोलेगी उनको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, अरे जब ढूंढ ढूंढ के मारना है काटना वो बात की बात है, लेकिन अभी तो सिचुएशन पूरी परिस्थिति खराब होते जा रही है ना, इससे तो नुकसान होगा ना। तो इसको अगर ठीक करना है तो सरकार को यहाँ के मूलवासी बस्तरवासी को भी एकजुट में लेना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए कि सबको। अब उनको ये नया सोचे कि हम इस बात को मैं बोलूंगी हम तो तैयार हैं, तो सरकार के वो तो है नक्सल के समर्थक। मैं नक्सल के समर्थक नहीं हूँ, मैं आदिवासी का समर्थक हूँ, जल जंगल जमीन की समर्थक हूँ, मेरे लोगों के बस्तर वासियों की समर्थक, उनके साथ जो हो रहा है कभी ये तो जाके देखे। वो बोलना ही नहीं चाहता, सरकार लेना ही नहीं चाहता। अभी बस पूरा अंतर्राष्ट्रीय से लेके मीडिया से लेके दो जोड़ के बीच में चल रहा है माओवादी सरकार, माओवादी सरकार। भैया माओवादी भी दो टुकड़े में बढ़ जाने के बाद क्या मैं क्या पता नहीं लगाए दो लोगों को मारे क्यों, काय के बोले वहां तक नहीं गई तो मुखबिरी के नाम से मारे। तो मैं वहां से लोग भी बोल रहे हैं ये सोनी दीदी अभी तो माओवादी सरेंडर कर रहे हैं तो फिर मार क्यों रहे हैं। तो मैं भी बोली वही बात है, नहीं मारना चाहिए। अब मैं ये बात रुपये दादा से बात करूंगी, रुपये दादा के आपके मीडिया के माध्यम से बोल क्यों रुपये दादा उनको क्यों मारा गया। अब जितना आदिवासियों के ऊपर अटैक होगा माओवादी के तरफ से तब तक मेरा यही चिल्लाते रहूंगी कि उनको क्यों मारे। तो अब एक भी आदिवासी अब नहीं मरना चाहिए, ये सरकार के लिए भी मेरा सवाल है और रुपये दादा और सोनू दादा लोग के लिए भी सवाल है, क्योंकि अब उसमें इतने साल उनका पार्टी में काम किए हैं और नक्सलवाद उसमें के मतलब एक संगठन में, तो उनकी बात मानेंगे, उसके लिए अपील करे, कुछ भी करे। अब कोई आदिवासी मुखबिरी के नाम से नहीं मारना चाहिए, पुलिस वाले भी नक्सल के नाम से मेरे आदिवासी को नहीं मारना चाहिए। जब इतनी बड़ी मतलब एक नीति अपना के कामयाबी की ओर ले जा रहे हैं तो मेरे आदिवासी की हत्या क्यों होना चाहिए, बस्तरवासी की हत्या क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब दो लोगों को देखो, विजय शर्मा जाने से और दो व्यक्ति को मार देना, वो क्या गलती किए थे, ऐसा क्या गुनाह किए थे तो उनको मार दिए। कुछ लड़के मेरे को फोन करके बोलते हैं दीदी हम लोग ना सीआरपीएफ में भरना चाहते हैं, पुलिस में भरना चाहते हैं। तो मैं बोली कि भरना चाहते तो मेरे को क्यों बता रहे हो, हमको डर है। किस बात का डर है आप लोगों को? नहीं हम लोगों को ना फिर से माओवादी मार देंगे। क्यों मारेंगे, तुम्हारी अपनी आजादी है। तो माओवादी ऑलरेडी अपने बंदूकों को लेकर सशस्त्र बल का विराम दे रहे हैं, तो तुम लोग क्या नहीं वो हम लोगों को करेंगे। तो मैं इसमें क्या कर सकते, मैं कोई माओवादी तो हूं नहीं कि जो बोल सकूं, तो मैं क्या मदद कर सकते हैं आप लोगों। मतलब ऐसे गांव में अभी भी एक डर है, तो वो लड़के लोग अब उनकी आजादी है कि उनकी पुलिस में आना चाहते हैं, सीआरपीएफ में। तो ये तो नहीं है कि मैं माओवादी से लड़ लूं, ये माओवादी सरेंडर माओवादी से लड़ूंगा कि जो जंगल में रहने वाले माओवादी से लड़ूं कि इनको पुलिस सीआरपीएफ में जा रहे इसको जाने दो। मैं किससे बोलूं, किससे कहूं? सशस्त्र माओवाद को समाप्त होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई होनी चाहिए। यूपीएस ने समर्पण किया, वेणुगोपाल राव ने समर्पण किया, ये अच्छी बात है। लेकिन आदिवासी हित के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि हमने जो है ना आदिवासी बचाओ मंच से बैन हटाने की बात कही है, पेशा कानून को सही तरीके से लागू करने की बात कही है, वन अधिकार को लागू करने की बात कही है, 5वीं अनुसूची का सही से पालन हो, ग्राम सभाओं का पालन हो, उन सारी बातों को कहा है। इसी तरीके से क्या आपको नहीं लगता है कि हिड़मा और देवजी जैसे बड़े नामों को भी हथियार रख देने चाहिए सरकार के सामने और लोकतांत्रिक तरीके से आदिवासियों की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए? अगर ये चीज जो रुपये जी बोल रहे हैं ना कि पैसा कानून लागू 5,6वीं अनुसूचित पैसा कानून लागू होना चाहिए, उनका यही कहना है ना। और ये मूलवासी बचाओ मंच का बैन हटा दो, उसके बैनर तले काम करेंगे। तो ये सारा जो सरकार ने माना किया, जो जेल में बंद है उनको सबको रिहा करे, और जितना भी उन्होंने बोल रहे हैं तो उस शर्त को माना सरकार। वो तो रुपेश कह रहे हैं ना, तो क्या सरकार ऐसा कोई पत्र या कोई घोषणा करे ना कि आदिवासी की हक के लिए या आदिवासी के जो पेशा कानून है, 6वीं अनुसूची है, जितने की वो कह रहे हैं ना गरम, सारी चीज आदिवासी के हक में ही दिया जाएगा और उसके अन्यथा कुछ नहीं होगा। उनके बिना यहाँ का एक कंकड़ भी नहीं उठाई जाएगी। उस तरह का जो हमारा जो हथियार है, पेशा कानून है, गरम, उसके लिए घोषणा करे क्या सरकार? घोषणा करके पूरी सार्वजनिक कर ले
तो हम जैसे लोग भी, क्योंकि बस्तर बचाने के इरमा से किया, देवा से किया, सबसे हम निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, जंगल झाड़ी घुस के भी उनसे निवेदन करेंगे कि ले ओ कमरेड, आप लोग बाहर निकले। इससे आदिवासी लाखों लोगों की जान बच रही है। सरकार घोषणा कर दिया और उसके बाद फिर देखो 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची लागू होता है और उसका पालन होता है, पूरी तरह उसका पालन किया जाता है, तो भी भाई कैंप भी नहीं लग सकता, फोर्स भी उस जंगलों में नहीं रह सकता, बहुत सारे उसके अंदर में नियम है। तो पहले सरकार ये तो घोषणा करके देखे, ये घोषणा कर दी, लागू कर दी, तो इड़मा अगर ना भी मानते नहीं भी सुने ना, देवा और भी जो माओवादी, वो मेरा कहने से या ना कहने से नहीं, लेकिन बस्तर के लिए हम जैसे लोग इड़मा तो क्या सबको हम रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे तक पहुंचने की भी कोशिश करेंगे और उनको मनाने की कोशिश करेंगे कि इतने सालों बाद अगर बस्तर में ये चीज हो रही है, इतने सालों से लड़ लड़ के जो खून के नदी नाला बह, आज जो नदियों में खून बह रहा है, पहाड़ों में बारूदों से ढेर वो फूट रहे हैं, कितने दशक हमारा बस्तर जल रहा है। तो उस बस्तर को बचाने के लिए अगर इस तरह के सरकार ने कोई इस तरह की कड़क घोषणा करे, तो तब हम आगे की बातें रखेंगे और बोलेंगे और कोशिश करेंगे क्या हमको उनके पैरों में पड़ना पड़े, गिड़गिड़ा तो बस्तर को बचाने के लिए, वो हरा भरा बस्तर लाने के लिए हम करने के लिए बिल्कुल आगे बढ़े। हमको अपनी जान की और अपनी मौत की, अपने जीवन की डर नहीं, हमको जो जरूरत है और हमारा स्वार्थ है तो बस्तर बचना चाहिए, बस्तर उस तरह से होना चाहिए, आदिवासी बचना चाहिए, बस्तरवासी बचना चाहिए। तो उस स्थिति में एक सोनी सोनी उसके आगे नहीं बढ़ेगी। कई आदिवासी एकजुट होकर खुशी के मारे ये बातों का पहल करेंगे, अपील करेंगे, मेरे को पूरा भरोसा है, क्योंकि आदिवासी भी चाहते हैं कि एक अपनी जल जंगल जमीन हो, अपनी जिंदगी को कैसे। लेकिन रुपेश ने कह रहे ना, अभी तक आप लोग से मेरा सवाल है, आप उसे बताइए क्या ये चीज लागू किया है सरकार? कौन सी चीज अभी तक हुई है बताइए, कौन सी चीज हुई है? क्या जेल में निःशर्त रिहा करे? क्या नहीं। 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची लागू करने का घोषणा किया गया है? नहीं। जो अगर ये लागू होने के 5वीं सूची तो लागू है, 6वीं सूची लागू नहीं, मतलब पालन तो नहीं है ना, पालन कौन कर रहा है? अगर पालन करते तो आज वहाँ कैंप लगती क्या? सरके गुड़ा में जो क्या बोलना सिलंगेर में जो हुआ है तो 5 वहां पर है, लेकिन उसका अगर पालन करते तो वो लोग पूछने गए तो उन पर गोली चलती क्या? नहीं चलती ना। तो उसका पालन ही नहीं है, जिसके चलते ये सब किया गया है ना। तो वो कैसे है? उसकी कठोरता से उसके एकदम पूरी तरह पालन होना चाहिए ना। 5वीं अनुसूची की, अब 6वीं अनुसूची की बात आ रही है, दोनों वो चीजें कर ले। ऐसा कोई ठोस चीज सरकार घोषणा कर दे, फिर हम लोग भी पीछे क्यों नहीं रहेंगे? हम भी सरकार के साथ खड़े होके फिर हम भी बातें करेंगे, लेकिन खाली जुबान की बातें नहीं होगी, कागज पत्थर को भी दिखा के नहीं होगी, पूरी उसके लिए वो करना पड़ेगा। लेकिन अब तब होगा कि बस्तर को शांति लाना है, बंदूकों का शस्त्र बल को विराम दे के एक लोकतंत्र तरीके से लड़ाई को लाना है, तो इसकी जरूरत है। पर सरकार की नीयत तो बताए, सरकार कैसे इसको क्लियर करती करे। मेरा नाम शांति प्रिया है, खाता शांति प्रिया। रामचंद्र रेड्डी की पत्नी हूँ, खाता रामचंद्र रेड्डी की। मेरे पति का फर्जी एनकाउंटर में 22 सितंबर को फर्जी एनकाउंटर करके मारा गया और फिर हमको न्याय भी नहीं मिला। न्याय का देवता को कितना कटकट आया, लेकिन हम तो जानते हैं यहाँ तो भाजपा सरकार है, वो तो ठान लिया है सबको सरेंडर करवा के या मार के। अमित शाह ने जो डेडलाइन दी है उससे पहले ही अपने ही माओवादी खुद लालच में आके दूसरों को दूसरों को जान को दाव में लग के उन लोग यहाँ लगा के उन लोग आके यहाँ सरेंडर होके ऐश करना चाहते हैं। ठीक है, वो मर के भी जिए हैं आज, हाँ, लेकिन उन लोग जी के भी मरेंगे, ऐश करेंगे, सुहाग रात मना रहे। 70 साल के बूढ़े लोग 60 साल के बूढ़े लोग अब आके बाहर में मनाएंगे। हम सोचे अब तक सिर्फ गवर्नमेंट ही इनके कत्ल का जिम्मेदार है, लेकिन अभी सुनते आ रहे हमने कि सिर्फ गवर्नमेंट ही वहाँ डीआरजी आदिवासी लोगों का लालच में लेके उन लोगों को मरवाए हैं सोचे हैं, लेकिन अपने ही वहाँ कोवर्ट पार्टी वाले ही जो 40-45 सालों से पार्टी में काम करके उन लोगों का लालच में आकर इस बुढ़ापे में ऐश करने के लिए कोवट बन के उनको मरवाया करके असली जिम्मेदार उन लोग भी है, ऐसा करके समझ में आया है।
कोर्ट उसके इसीलिए कुछ नहीं किए। जब उनके इलाके में उन लोग थे, जंगल में भी इन लोग थे, तो भी उन लोग को क्यों मारने गिराया है? जब अभी 15 साल से जो आजाद है, जो यहाँ उड़ीसा जेल में सड़ रहे बेचारे, वो सरेंडर हो गया, तो उनको 15 साल से जेल में क्यों रखा गया है? और इन लोगों को क्यों इतना सुख सुविधा देना चाहते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं? क्योंकि उन लोग पूरा आप लोगों को उन लोग का तलवे चाट रहे हैं ना, इसीलिए ना। ऐसी सरकार, ऐसी माओवादियों को कोई इज्जत देगा जो जान गंवाए है, जो अभी जान कुर्बानी करके वहां अभी भी जनता के लिए लड़ रहे हैं? ऐसे लोगों के सामने इसका जीना जो है, उन लोग का जीना भी एक जीना है। मरना चाहिए, डूब मर के, डूब चुल्लू में डूब, पानी में डूब मरना चाहिए ऐसी कमीने लोगों को। हम लोग कोर्ट में ये मांग किए थे कि हमको सही न्याय चाहिए, चाहे वो माओवादी कोर्ट क्यों न बने या चाहे डीआरजी बने या कोई भी बने, तो उनको हमको जो मारे हैं, जो मारने के लिए प्रेरित किए, उनको सजा मिलना चाहिए करके, हमको न्याय चाहिए करके खटखटाए तो कोर्ट ने दरवाजा बंद कर डाले। सुने नहीं है, उनने एक ही बात पकड़ लिया, कोर्ट को ने एक ही बात पकड़ लिया, कैसे पिटिशनर देखना चाहिए, ऐसा इनके अनुमान है। अब आके देखने बोल दीजिए, जो कुत्ते लोग जो इनको कोर्ट बन के इनको मरवाए हैं, और उनको जो न्याय का देवता बन के बैठे, उनको लाश को देखने बोल लीजिए। उनने जो क्या नाम है, पोस्टमार्टम जब कर रहे थे, उनको देखिए, जब तो एक भी निशान नहीं था गोली का। अब कैसे गोली का इतना बड़ा निशान? किसी, हम लोग 6 जन देखने आए थे, क्या 6 जनों को एक को भी आंख अंधे थे? जवान लोग भी थे, हमारे बच्चे लोग थे, तो क्या अंधे थे क्या? आंख नहीं है, आंख दिखाया, यहाँ छाती में जलाया गया है। आप वो पोस्टमार्टम का वीडियो में वायरल करूंगी, तब देखने बोल दीजिए। अगर जनता ये फेक एनकाउंटर है बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, देख लीजिए। इतना फेक करके दरवाजा कट कर सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हमने। सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा वक्त मांग रहे हैं, अभी जानबूझ के यहाँ लेट किया गया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम बिलासपुर हाई कोर्ट जानबूझ के लेट किया गया है। 6 तारीख को उनको डिसीजन देना था, 6 तारीख को नहीं दिए, और 13 तारीख को नहीं दिए, 14 तारीख को देकर 15 तारीख को डिसीजन अपना बोल लेते हैं। कितने दिन क्लास यहाँ पर? 1 तारीख से, मतलब 22 तारीख हुआ था, तो 22 से लेकर वहाँ 1 तारीख तक नारायणपुर मार्चुरी में थे, लेकिन वहां तो वो फ्रिज सिस्टम अच्छा नहीं था, वहीं सड़ा दिया गया। फिर यहाँ लाके रखे 1 तारीख से 17 तारीख तक। अब तो पूरा देखने के लायक नहीं रहा लाश। अभी उनका खुद का गांव है जहाँ पैदा हुआ है, उनके तीगल कुंटापल्ली में ले जा रहे, कोहेड़ा मंडल है, वहां ले जा रहे। उनका अंतिम संस्कार कल होगा। उन लोग ऐश करने जो सजा दिए हैं, जो मारे हैं, जो मारने की प्रेरित इंफॉर्मेशन दिए हैं, उन लोगों का भला नहीं होगा, उन लोग कभी भी सत्यानाश हो जाएंगे। हमारी यही बद्दुआ है। बदलती परिस्थिति का हवाला देकर सोनू ने जिस तरीके से माओवादियों के लगभग 280 माओवादियों को लेकर सरेंडर किया और 700 से अधिक माओवादियों की हत्या करवाए, जिसमें कि स्वयं महासचिव बासवराज शामिल हैं। ऐसे में जब इनको ये चाहते हैं कि उन्हें गद्दार ना कहा जाए, क्या या उन्हें सरेंडर्ड ना कहा जाए, या उन्हें कायर ना कहा जाए, तो ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरीके से सोनू सोनी ने आदिवासियों की समस्याओं को उठाया है, बताया है, और इन 2 गद्दारों के वजह से शहीद हुए राजू दादा और कोसा दादा की जो हत्या हुई है, शहादत हुई है उनकी, तो राजू दादा की पत्नी ने सीधे सीधे इनको कभी माफ़ ना करने वाला बताया है, और गद्दार कहते हुए, कायर कहते हुए इन्होंने जो बद्दुआ देने की बात की है वो आपने सुना।
पिछले दिनों जब पार्टी ने सीपीआई माओवादी की तरफ से एक पत्र जारी हुआ था, उसमें कहा गया था कि रुपेश और सोनू गद्दार हैं, तो इस पर दुखी होने का ढोंग करते हुए रुपेश ने एक वीडियो जारी किया था 30 मिनट का, जिसमें वो कहे थे कि मुझे गद्दार ना कहा जाए और कायर भी ना कहा जाए। तो गद्दार कहने पर उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, और अब जब कायर भी कहा जा रहा है तो क्या वो वीडियो जारी करेंगे, आगे क्या कहेंगे। इसके साथ ही एक चीज़ और भी है कि इस तमाम प्रकरणों पर जो भी सवाल जवाब उठ रहे हैं, उसमें सोनू की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हो रहा है, और जिस तरीके से वो बदलती हुई परिस्थिति का हवाला देते हुए सरेंडर किए हैं, पूरी पार्टी को ही खत्म करने का प्रयास किए थे, तो उसमें कई सारे सवाल पेच लग गए हैं। और सोनू अब कहाँ हैं किसी को नहीं पता, और यूँ भी गद्दारों का कोई भविष्य नहीं होता, गद्दारी ही उनका जीवन और मृत्यु के समान होता है। जैसा कि शांति प्रिया ने भी कहा था, ये दोनों गद्दार जीते हुए भी मृत के समान हैं, और ऐसे मरे हुए पशु किसी भी अभिलाषा के लायक नहीं होते हैं, जनता में सदैव ही थूके जाते हैं। और इसे उन्होंने थूक करके भी बताया किस तरह से इन पर थूका जा सकता है, थूका जा रहा है। दुनिया के इतिहास में एक इस तरह की बेमिसाल गद्दारी या घृणास्पद गद्दारी का इतिहास कभी नहीं रहा है, और इतनी बड़ी गद्दारी करके अगर ये लोग जिंदा हैं तो कहना पड़ेगा तो मृत्यु फिर किसे कहते हैं। जनता के बीच में जिस तरीके से उनके अरमानों को पंख लगा करके 40 साल तक उन्होंने जनता को बताया, और फिर बाद में उन्होंने गद्दारी करते हुए 700 से अधिक आदिवासियों, नेताओं, कार्यकर्ताओं की हत्या करवाई, महासचिव तक की हत्या करवाई। तो सवाल उठता है कि आगे अब पार्टी का भविष्य क्या है, और जनता के जो संघर्ष है उस